नमस्ते मित्रों, मैं डॉक्टर रोशन उत्कर्ष क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, पिछली बार की तरह हम पुनः राजस्थान के व्यक्तित्व के बारे में हम बातचीत करेंगे। पिछली बार हमने बातचीत की थी, उनमें पहला नाम था अर्जुनलाल सेठी और दूसरा नाम था सिद्धराज ढड्डा। ये सब बातचीत हमने जयपुर के संदर्भ में की थी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इससे आगे। आज हम मुंशी देवी प्रसाद की बात करेंगे। मुंशी देवी प्रसाद भी जयपुर से थे, परंतु इनका कार्यक्षेत्र रहा जोधपुर। तो इस प्रकार जयपुर क्षेत्र के हम 3 पर्सनैलिटीज़ के बारे में पढ़ चुके होंगे। 2 बुक के बारे में आप पढ़ चुके थे और एक मैं अभी करवाने जा रहा हूँ। एक तो अर्जुनलाल सेठी आप पढ़ चुके हैं और दूसरे आप सिद्धराज जी ढड्डा पढ़ चुके हैं। और अब तीसरा जो आप पढ़ेंगे अभी, उनका नाम है मुंशी देवी प्रसाद। तो चलिए शुरू करते हैं। मुंशी देवी प्रसाद। मुंशी देवी प्रसाद, दोस्तों नाम से ही आप देखिए जैसे कोई पद के ऊपर ये थे। देवी प्रसाद इनका नाम था, जयपुर से थे मूलतः। तो इनके बारे में जो प्रारंभिक पृष्ठभूमि है वो आप देख लीजिए। मुंशी देवी प्रसाद जयपुर से थे और उनकी जो शिक्षा दीक्षा है वो भी आप देखिए यहीं पर हुई। 1848 से 1923 तक, यानी 1848 से लेकर के 1923 तक का इनका जीवन काल है, ये मिलता है। ये जयपुर के यानी मूल निवासी कहाँ के? ये जयपुर के मूल निवासी थे मुंशी देवी प्रसाद। तो ये जन्म स्थान तो ये था, परंतु इनका कार्यक्षेत्र जयपुर नहीं था। इनका कार्यक्षेत्र कहाँ था? इनका जो कार्यक्षेत्र था, कर्म भूमि, इनकी जो कर्म भूमि थी, कर्म भूमि, ये कर्म भूमि जोधपुर थी दोस्तों। इनकी कर्म भूमि जोधपुर थी। ये जोधपुर में ही महकमा खास, जो महकमा खास है, महकमा खास विभाग है, महकमा खास, इस महकमा खास में काम करते थे। महकमा खास में शुरू में इनको जो पद दिया गया वो नायब था, उसके बाद ये मुंशिफ बने। इसे महकमा अपील भी आप कह सकते हैं। तो अपील लिखा हुआ ज़्यादा है तो हम अपील कर देते हैं, महकमा अपील। महकमा अपील यानी वो महकमा जहाँ पर लोग अपनी अपील करते हैं। तो महकमा अपील में ये आमिल थे, उसके बाद ये मुंशिफ बने। मुंशिफ, इन पदों पर ये रहे मुंशिफ। पर जब जोधपुर का इतिहास लिखने के लिए तवारीख होती है, इतिहास, जोधपुर का इतिहास लिखने के लिए जो तवारीख है, यानी जो महकमा तवारीख है, महकमा है, तवारीख महकमा बनाया गया। महकमा तवारीख महकमा बनाया गया, महकमा बनाया गया। तो उस तवारीख महकमे के ये आजीवन सदस्य रहे, आजीवन सदस्य रहे। तवारीख महकमा जोधपुर के ये आजीवन सदस्य रहे। यानी इनकी जो समझ है उस समझ को देखते हुए इन्हें इस तवारीख महकमे के, यानी महकमा यानी डिपार्टमेंट, ऐसा डिपार्टमेंट जो हिस्ट्री डिपार्टमेंट कह सकते हो आप इसे, जहाँ पर हिस्ट्री लिखी जाती है। तो जोधपुर का इतिहास लिखने के लिए जो तवारीख महकमा बनाया गया, उस तवारीख महकमे के भी इनको आजीवन सदस्य बनाए गए। और महकमा अपील यानी वो डिपार्टमेंट जहाँ पर एप्लीकेशंस दी जाती हैं, उसके ये आमिल बने और उसके बाद ये मुंशिफ बने। यानी इनके और इनका प्रमोशन इनका होता चला गया। तो इस प्रकार आप देखिए कि ये इसमें नायब के पद पर थे, उसके बाद मुंशिफ के पद पर बने। और तवारीख महकमा है, ये आजीवन सदस्य रहे जोधपुर के। मित्रों, मुंशी देवी प्रसाद के बारे में जो ज़्यादा जानने के लिए बात है, यानी जिस बात के लिए इनको जाना जाता है, वो ये कि इन्होंने जोधपुर राज्य का कानून लिखा। जोधपुर राज्य के
का निर्माण किया, अतः इनको कानून की माता, कानून की पिता नहीं, कानून की माता, कानून की माता या कानूनी भी कहा गया, कानूनी कहा गया। तो इन्हें कानून की माता या कानूनी इस नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? तो कानून की माता के नाम से साधारणतः मन में यूँ आया होगा कि शायद कोई लेडीज़ होगी, पर ये लेडीज़ नहीं है, तो जेंट्स ही साहब। कानून की माता इन्हें कहा गया, मुंशी देवी प्रसाद को कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि जोधपुर राज्य के कानून का निर्माण किया। प्रश्न आता है कि कानून संबंधी इन्होंने कितने ग्रंथ लिखे? तो कानून संबंधित 13 ग्रंथों की रचना की। कानून संबंधित कितने ग्रंथों की रचना की दोस्तों? 13 ग्रंथों की रचना की। 13, तो 13 ग्रंथों की रचना इन्होंने कानून संबंधित की थी। तो मुंशी देवी प्रसाद के जीवन में और अधिक महत्वपूर्ण मोड़ कब आया? जब 1891 ईस्वी में जोधपुर राज्य में जनगणना की गई। जोधपुर राज्य में जनगणना की गई, जनगणना की गई। तब इन्हें सहायक अधिकारी नियुक्त किया गया। तब इनको सहायक अधिकारी नियुक्त किया गया। सहायक अधिकारी नियुक्त किया। तो जोधपुर राज्य की जनगणना करवाने में अगर किसी साहित्यकार का या कहें कि इतिहासकार का अगर किसी का योगदान रहा तो वो कौन था? मुंशी देवी प्रसाद थे। मुंशी देवी प्रसाद को एक तो जनगणना वाले इसमें क्या बनाया गया? सहायक अधिकारी नियुक्त किया गया। 13 ग्रंथ लिखे कानून पर। जोधपुर के राज्य के कानून का निर्माण करने वाला निम्नलिखित में से कौन था? विजयदान देथा, बाकीदास, नैन सिंह, मुंशी देवी प्रसाद। तो नाम क्या आएगा? मुंशी देवी प्रसाद। तो जयपुर के रहने वाले थे, परंतु कार्य क्षेत्र क्या रहा? जोधपुर रहा। तो याद रखिएगा, जोधपुर रहा। अगर मैं इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करूं, रचनाएं क्या थी? तो एक तो जो मारवाड़ का जो भूगोल है, मारवाड़ का भूगोल है, तो मारवाड़ का भूगोल राव भारमल, इस तरह की जो किताबें हैं ये इन्होंने लिखी। राव मालदेव का जीवन चरित्र, राव मालदेव का जीवन चरित्र, यही लिख देता हूँ, जीवन चरित्र। तो मारवाड़ का भूगोल, मालदेव का जीवन चरित्र, राव भारमल, राजा भारमल, प्रतिहार वंश प्रकाश। ये ठीक है आपका, प्रतिहार वंश प्रकाश, इसको याद कर लीजिए आप। प्रतिहार वंश प्रकाश, प्रतिहार वंश प्रकाश, यानी प्रतिहार वंश के बारे में भी जानकारी प्राप्त करने का स्रोत क्या है? यही है। तो प्रतिहार वंश प्रकाश और राव भारमल, तो किताबें तो कई हैं, पर इसमें जो आपको याद रखना है वो ये प्रतिहार वंश प्रकाश है। इसको थोड़ा आप याद रखिएगा, प्रतिहार वंश प्रकाश। एक मुंशी देवी प्रसाद ने किसी को टाइटल दिया हो, कोई उपनाम दिया हो, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो मुंशी देवी प्रसाद ने टाइटल किसको दिया? टाइटल दिया राय सिंह को। बीकानेर के राजा राय सिंह को मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताने का कर्ण की संज्ञा दी। राजपुताने का कर्ण। तो आप देखिए कि
मुंशी देवी प्रसाद ने मुंशी देवी प्रसाद, ये तो बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, इसीलिए बच्चों को ये जीवा पर है, सबको याद भी है। तो मुंशी देवी प्रसाद ने बीकानेर शासक राय सिंह को क्या कहा दोस्तों? राजपुताने का कर्ण कहा। राजपुताने का कर्ण की संज्ञा दी। राजपुताने का कर्ण की संज्ञा दी। तो ये अपने लिए एक अच्छा प्रश्न है, इसको याद रखिएगा कि राजपुताने का कर्ण किसको कहा जाता है। ये बीकानेर के महाराजा राय सिंह को कहा जाता है। तो बीकानेर के महाराजा राय सिंह को राजपुताने का कर्ण। अच्छा, कर्ण उपाधि वीरता के कारण दी जाती है या दानवीरता के कारण दी जाती है? तो कर्ण की उपाधि सदैव दान के कारण, दानवीरता के कारण दी जाती है। बीकानेर के एक शासक और रहे हैं राय सिंह से भी पहले, उनका नाम था कर्ण सिंह। बीठू सुजा ने राव जैतसिर और छंद नाम की किताब में कर्ण सिंह को कलयुग का कर्ण कहा। बीठू सुजा ने हम बात करेंगे जब बीठू सुजा की, जब बीकानेर की बात करेंगे तो बीठू सुजा, पृथ्वीराज राठौड़, इन सब की बात करेंगे, तब उसमें ये बात और आ जाएगी। पर कर्ण बात आई इसलिए मैं दो बात बता रहा हूँ आपको कि कलयुग का कर्ण कहा जाता है कर्ण सिंह को, और राजपुताने का कर्ण कहा जाता है राय सिंह को। किसने कहा राजपुताने का कर्ण? ये मुंशी देवी प्रसाद ने कहा। क्यों कहा? दानवीरता के कारण कहा। तो इसलिए आप देखिए कि मुंशी देवी प्रसाद की बातें बहुत सारी आपने आ गई हैं। मुंशी देवी प्रसाद की आप देखिए मुंशी देवी प्रसाद, तो मुंशी देवी प्रसाद के बारे में जो अपने एग्ज़ाम के लायक जो बात है वो क्या कि इनका ऐसा निम्नलिखित में से ऐसे कौन से साहित्यकार हैं जिनका जन्मभूमि तो जयपुर है परंतु कार्यक्षेत्र जोधपुर रहा। बस इतना सा पूछ करके अगर 4 ऑप्शन दे देंगे तो आपको ध्यान रहना चाहिए। इसीलिए कई बार क्या है कि बायोग्राफी अपने को सरसरी दृष्टि से देख ही लेनी चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति मुंशी देवी प्रसाद ही हैं। तो शुरू में ये महकमा अपील में क्या बने? नायब बने। उसके बाद क्या बन गए? मुंशिफ। यानी जोधपुर में किन किन पदों पर ये नायब के पद पर भी रहे और मुंशिफ के पद पर भी रहे। और आजीवन सदस्य किस डिपार्टमेंट के रहे? तवारीख महकमा, यानी इतिहास विभाग जो है, इतिहास का जो विभाग है उसके ये आजीवन सदस्य रहे। और फिर जब अब देखिए कि जोधपुर में कानून के निर्माण की बात आई तो इनको कहा गया कि आप जोधपुर के कानून का निर्माण करिए। तो उन्होंने कानून के ऊपर पुस्तकें लिख दी, 13 पुस्तकें लिखी, जोधपुर के कानून का भी निर्माण किया। इसलिए लोग इन्हें कानून की माता या कानूनी के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी अपने लिए एक अच्छा प्रश्न है, कानून की माता के नाम से निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को या किस इतिहासकार को जाना जाता है? किस इतिहासकार को जाना जाता है? जोधपुर में जनगणना कब हुई जी? बहुत बढ़िया प्रश्न है, अपने आप में अच्छा प्रश्न है। जोधपुर में जनगणना कब हुई? 1891 में। तो जोधपुर राज्य में जनगणना की गई। उस समय सहायक अधिकारी के तौर पर निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया था? मुंशी देवी प्रसाद को नियुक्त किया गया था। इनकी प्रमुख रचनाएं मारवाड़ का भूगोल, राव मालदेव का जीवन चरित्र, प्रतिहार वंश प्रकाश को याद रखिएगा, राव भारमल, ये सब इनकी अन्य रचनाएं हैं। उसके बाद क्या है? उसके बाद एक ये टाइटल है जो बीकानेर के महाराजा राय सिंह को इन्होंने दिया था, तो राजपुताने का कर्ण। तो इस प्रकार ये 4-5 प्रश्न हैं, ये मुंशी देवी प्रसाद पर बनते हैं। तो ये हमने किया। तो इस प्रकार आप देखिए कि जयपुर में हमने 3 के बारे में जयपुर में हमने बातचीत कर ली है। पहले अर्जुनलाल सेठी, जिनको हम राजस्थान का दधीची कहते हैं। उसके बाद सिद्धराज ढड्ढा, जो सच्चे सर्वोदयी नेता के नाते जाने जाते हैं, जिन्होंने आप देखिए खिमेल गांव में सर्वोदय केंद्र खोला, बालवाड़ी शिक्षण केंद्र खोला। तो इस प्रकार सच्चे सर्वोदयी नेता सिद्धराज ढड्ढा, तो ये भी जयपुर के थे। और तीसरा जो नाम है वो मुंशी देवी प्रसाद। तो इस प्रकार जयपुर में हमने 3 व्यक्तित्व कर लिए हैं। और मैं आपको मौखिक रूप से 2 बार कम से कम रिपीट भी करवा चुका हूँ। बोलते हुए मैं रिपीट करता हूँ ताकि आपको थोड़ा ध्यान आ जाए। और व्यक्तित्वों की श्रृंखला की जो ये कड़ी चली है, इसमें ये दूसरा पीरियड है आपका। तो अगले कालांश में आपको थोड़ा और स्पीड दिखाई देगी, यानी थोड़ा आप भी हैबिचुअल हो जाएंगे। तो इसमें हम आगे बात करेंगे। जयपुर के बाद हम सीकर की तरफ चल पड़ते हैं। चलिए सीकर की तरफ चल पड़ते हैं।
और सीकर में जो पहला नाम हम लेते हैं वो उनका ले रहा हूँ मैं। पहला नाम सीकर में प्रमुख व्यक्तित्व, सीकर के प्रमुख व्यक्तित्व में मैं उनका नाम ले रहा हूँ दोस्तों, जिन्होंने 1847 में यानी 1857 की क्रांति के 10 साल पहले ही अंग्रेजों की सबसे बड़ी छावनी, जिस पर अंग्रेज बड़े गौरव करते थे कि हमारी मजबूत सैनिक छावनी है, उसको तोड़ करके पैसे लूट के चले गए थे। ऐसे व्यक्तियों में नाम याद आए कुछ, जिनको स्थानीय लोग किसी लोक देवता से कम नहीं मानते हैं, लोक देवता की तरह मानते हैं। वो हैं डूंगर सिंह और जवाहर सिंह, डूंगजी जवाहर जी के नाम से जिनको जाना जाता है। डूंगजी जवाहर जी, डूंगजी जवाहर जी। दोस्तों बहुत रोचक दास्तां है डूंगजी जवाहर जी की, जितना आप सुनेंगे उतना ही आपको याद होने वाला है। डूंगजी जवाहर जी एक ऐसे योद्धा थे जो राजशाही के उस दौर में, जब अंग्रेजों ने राजाओं को अपनी संधि पाश में जकड़ लिया था, चाहे वो सहायक संधि प्रथाएं हों या फिर वो अधीनस्थ पृथक्करण की संधियां क्यों ना हों, इन संधि पाश में जब जकड़ लिया था तो राजा एकदम निर्वीर्य हो गए थे। मानी अब उनका कुछ व्यक्तिगत नहीं रह गया था, यानी उनकी अपनी सेना नहीं थी, उनका अपना राज्य भी नहीं था, केवल नाम मात्र की वो रबड़ स्टंप रह गए थे। इस बात से पीड़ित थे डूंगजी। राजस्थान में झुंझुनू में रेजिमेंट की स्थापना की थी, शेखावाटी रेजिमेंट, और इस शेखावाटी रेजिमेंट में डूंगजी रिसालदार के पद पर कार्यरत थे। डूंगजी की बात कर रहे हैं, ये काका भतीजे के नाम से जाने जाते हैं, काका भतीजे के रूप में माने जाते हैं डूंगजी और जवाहर जी, यानी डूंगर सिंह जी और जवाहर सिंह जी। तो डूंगजी जवाहर जी ऐसा भी बोलते हैं और डूंगजी जवाहर जी ऐसा भी बोलते हैं। तो डूंगजी, दोस्तों ये डूंगजी क्या थे, पहले तो हम डूंगजी की बात करते हैं, तो इनको हम डूंगर सिंह कह सकते हैं, डूंगर सिंह जी, डूंगर सिंह जी। तो डूंगर सिंह जी और जवाहर सिंह जी ये दोनों ही सीकर में बठोट पाटोदा नाम का स्थान है। जवाहर सिंह जी, ये दोनों ही क्या है दोस्तों, ये दोनों ही बठोट पाटोदा, याद कर लीजिए, बठोट पाटोदा, बठोट पाटोदा ये कहाँ है दोस्तों, ये सीकर में है। तो बठोट पाटोदा सीकर के निवासी थे, सीकर के निवासी थे, ठीक है, ओके। परंतु नौकरी कहाँ करते थे डूंगर सिंह जी? तो ये जो डूंगर सिंह जी थे, या यूँ शॉर्ट में लिखूँ जैसा उधर लिखा है डूंगजी थे, ये डूंगजी शेखावाटी रेजिमेंट, शेखावाटी क्षेत्र में उपद्रव को रोकने के लिए, कोई विद्रोह नहीं हो जाए इसको रोकने के लिए झुंझुनू में शेखावाटी रेजिमेंट की स्थापना अंग्रेजों ने की थी, और इस रेजिमेंट में ये रिसालदार के पद पर कार्यरत थे। तो शेखावाटी रेजिमेंट में रिसालदार के पद पर कार्यरत थे, ओके। तो आप ये याद रखिए, एक तो ये मूलतः कहाँ के थे, ये मूलतः बठोट पाटोदा के थे, एक प्रश्न तो ये याद रखिएगा। दूसरा क्या, शेखावाटी रेजिमेंट से संबंधित थे, यानी शेखावाटी रेजिमेंट में काम करते थे कौन, डूंगर सिंह जी, और डूंगर सिंह जी किस पद पर कार्यरत थे, तो रिसालदार के पद पर कार्यरत थे। तो 3 प्रश्न तो ये विशेष रूप से अभी तक जो पढ़ा है उसमें आप याद करेंगे, ठीक है। आगे हम बात करेंगे। अब क्या हुआ कि इनको मन ही मन बड़ी टीस थी कि जयपुर के राजा ने अंग्रेज़ों की चाकरी स्वीकार कर ली है, अब उसका कोई आत्मस्वाभिमान नहीं बचा है, क्यों न हम ही शुरू करें, कोई तो करे। तो डूंगजी जवाहर जी ने एक गजब परंतु आत्मघाती निर्णय लिया। गजब इसलिए कि इसमें बड़ा साहस और शौर्य का प्रदर्शन किया, आत्मघाती इसलिए क्योंकि जिस छावनी पर ये अटैक करने वाले थे वो छावनी अंग्रेज़ों की राजस्थान में सबसे बड़ी छावनी थी, सर्वाधिक सैनिक वहीं पर थे और सर्वाधिक धन भी वहीं था, उसकी रक्षा के लिए सैनिक भी थे।
तो इस प्रकार बड़ी शक्तिशाली छावनी मानी जाती थी। इस पर अटैक किया। तो आप देखिए कि 1847 में नसीराबाद सैनिक छावनी, नसीराबाद सैनिक छावनी को लूटा, सैनिक छावनी को लूटा। नसीराबाद सैनिक छावनी को लूटा अंग्रेजों के लिए किसी धक्के से कम नहीं था, किसी कलंक से कम नहीं। ये आक्रमण अंग्रेजों के माथे पर जैसे वो कलंक लगा के आ गए कि क्या हो, तुम होंगे बड़ी ताकत पर हमारे सामने कुछ नहीं। अब तो अंग्रेजों की हिट लिस्ट में अगर सबसे ऊपर कोई नाम था तो वो डोंगजी और जवाहर जी का था कि इन्होंने हमें बड़ा अपमानित किया है, इनको पकड़ो। कैसे पकड़े? पकड़ में नहीं आते, आज ही यहाँ है वहाँ है। ये धाड़ेती भी कहलाती, यानी धाड़ा मारना। धनवान लोगों से धन लेकर के या धन वसूल करके जबरन गरीब लोगों के अंदर बांट देना, ऐसा काम भी ये करते थे। इसलिए लोगों के दिल में ये किसी हीरो से कम नहीं थे। तो एक सबसे शानदार जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है इनका, नसीराबाद सैनिक छावनी को लूटना, ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव प्रश्न है डोंगजी जवाहर जी का। तो 1 2 3 4 प्रश्न हैं दोस्तों अभी तक इसमें, इसका आपको याद रखने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यानी अभी हिट लिस्ट में तो डोंगजी और जवाहर जी दोनों अंग्रेज़ों की हिट लिस्ट में आ गए हैं। अब अंग्रेज़ प्रयास कर रहे हैं कि कैसे करें कैसे करें। वो कहते हैं ना कि रास्ता कहाँ नहीं होता, बस हमको पता नहीं होता। तो रास्ता निकला। अंग्रेज़ों ने सोचा कि भारत के अंदर लोग लालची भी मिल जाते हैं जो अपने देश और धर्म से गद्दारी करने को उद्धत हो जाते हैं। तो ऐसे ढूंढे, मिले, और वो इनके ही साले साहब मिल गए। किनके? डोंगजी के साले साहब। डोंगजी का ससुराल जालोर क्षेत्र में था और वहाँ पर उनको अंग्रेज़ों ने लालच दिया कि डोंगजी को बुला लीजिए और उसके बाद पकड़वा दीजिए, आपको धन दे देंगे, आप मुँह मांगा। साले साहब ने आग्रह किया कि जीजा सा बहुत दिन हो गए, आइए, बहुत याद आ रही है आपकी। और जीजा सा तो साहब मनोहार के कच्चे थे, चले गए। तो फिर उनको अत्यधिक शराब पिलाई। लो साहब एक और लीजिए, एक और लीजिए, एक और लीजिए, और डोंगजी तो लुढ़क गए, यानी ज़्यादा शराब पी ली। और बस उसी अवस्था में इस शेर को बंदी बना लिया गया। बंदी बना करके कहाँ ले गए साहब? इनको आगरा में ले गए। किनको? डोंगजी को। डोंगजी को आगरा दुर्ग में। याद रखिएगा मित्रों, आगरा दुर्ग में बंदी बना करके किसको रखा गया था? डोंगजी को। जैसे सिवाना दुर्ग में किसको रखा गया था? जय नारायण व्यास को। तो आगरा दुर्ग में बंदी रखा गया। तो आगरा दुर्ग में बंदी रखा गया किसको? डोंगजी को रखा गया, जवाहर जी को नहीं, डोंगजी को रखा गया। तो याद रखिएगा, अगला ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपका यही है। अब तो डोंगजी की जो पत्नी है वो जवाहर जी को बड़े ताने देती कि वो तो अंदर, आप बाहर, धिक्कार है आपकी वीरता पर। जवाहर जी को लगा अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। जवाहर जी ने अपने कुछ साथियों को बुलाया। साथी गांव के ही अपने हिम्मती थे। एक का नाम था लोटिया जाट, एक का नाम था करनिया मीणा, एक का नाम था सावता नाई। तो लोटिया जाट, करनिया मीणा, सावता नाई, इन सब लोगों को साथ लेकर के योजना पर विचार किया। अचानक एक रास्ता ध्यान में आया। अब देखिए दोस्तों कि हमारा जो राजस्थान है वो राजस्थान इस प्रकार पतंगाकार है ना, लगभग ऐसा सही है, पतंगाकार है। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश में ये जो दुर्ग है रेड फोर्ट है, लाल पत्थर का है, लाल बलुआ पत्थर का है ये। और ये इसीलिए आगरा का लाल किला कहते हैं इसे। तो ये आगरा का लाल किला, आगरा का लाल किला, आगरा का लाल किला।
ये देखिए यहाँ पर सीकर है। तो सीकर से आगरा जाकर के मुक्त करवाना बड़ी बात थी, पर योद्धाओं के लिए क्या बड़ी बात है। करिए, प्लान शुरू किया। अचानक एक मार्ग निकला, वो ये निकला कि यहाँ से आगरा शहर में एक बारात जा रही थी। ये बाराती बन के चले गए। उन दिनों बारात 3 दिन ठहरती थी, तो इनको लगा कि इतने समय में मौका मिल जाएगा, आगरा दुर्ग पर अटैक करके निकाल लेंगे, डुंग जी को छुड़ा लेंगे। पर 3 दिन में तो रेकी नहीं हो पाई इनकी ठीक से, कि कहाँ दीवार ऊंची है नीची है, कितने प्रहरी हैं, दरवाजे कितने हैं, किस जेल में बंद हैं, है ना। पूरा किसी न किसी बहाने से अंदर जा करके पूरा रेकी करके सर्च करके। अब ये तो पता लग गया था कि कहाँ है, परंतु छुड़ाए कैसे, छुड़ा नहीं पाए। बारात का तो लौटने का वक्त हो गया, वापस लौटने का वक्त हो गया। अब सोचा कि अब क्या करें। पर इनकी किस्मत से, या वहाँ पर एक वृद्ध व्यक्ति था, उसकी बदकिस्मती से वो वृद्ध व्यक्ति जिनके विवाह था, उनके परिवार में एक वृद्ध व्यक्ति की डेथ हो गई। डेथ होने के बाद आप सब जानते हो जाजम बिस्ती है, 12 दिन वहाँ पर बैठना होता है। तो उस बहाने से वो 12 दिन वहाँ पर रुके, और इसी दौरान आगरा के किले पर अटैक करके अदम्य साहस और वीरता का प्रदर्शन करते हुए डुंग जी को छुड़ा करके कहाँ ले आए, सीकर ले आए। डुंग जी को छुड़ा करके सीकर ले आए। दोस्तों, गेट के ऊपर, दरवाजे के ऊपर जो डुंग जी की धर्म पत्नी है, बहुत खुशी खुशी आप देखिए कि वो आरती उतार रही है। थाल हाथ में है और दीपक है, आरती उतार रही है। दोस्तों, किसकी आरती उतार रही? ये डुंग जी की आरती उतार रही कि आप पधारे घर पे। तो डुंग जी ने उनको टोकते हुए कहा कि मैं अगर बाहर हूँ तो लोटिया जाट के कारण हूँ। किसके कारण? लोटिया जाट। तो एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ये याद रखिए आप, लोटिया जाट। लोटिया जाट के कारण हूँ, लोटिया जाट का सबसे अधिक योगदान है मुझे छुड़ाने में। तो भाग्यवान, मेरी आरती की जगह किसकी आरती उतारो? लोटिया जाट की आरती उतारो। तो इस प्रकार आप देखिए कि डुंग जी को आगरा के किले से मुक्त करवाने में जवाहर सिंह का सर्वाधिक सहयोगी कौन रहा? लोटिया जाट। बाकी और भी थे, मैंने नाम लिया, करनिया, मीणा, सावता, नाई, है ना, इस प्रकार से और भी थे। तो लोटिया जाट का नाम आप याद रखिएगा। एक आगरा के किले में इनको बंदी बनाया, ये बात भी आप याद रखिएगा, ठीक है। यानी एक बार फिर मुक्त हो गए। अब अंग्रेजों के लिए फिर समस्या आ गई। इन्होंने तो फिर दोनों ने मिलकर जो अंग्रेजों की नाक में नकेल डाली, अंग्रेज तड़प गए। उस समय दोस्तों, जिस समय की बात मैं बता रहा हूँ, बीकानेर का जो राजा था, बीकानेर की राजा का नाम था राव रतन सिंह। राव रतन सिंह, बीकानेर के राजा का नाम था राव रतन सिंह। राव रतन सिंह उस समय अंग्रेजों का समर्थक था, अंग्रेजों का समर्थक था। विश्वेश्वर नाथ रेऊ उसमें यहाँ इतिहासकार हुआ करते थे, दरबारी। फिर क्या हुआ कि वक्त फिर पलटा खाता है, जवाहर सिंह पकड़े जाते हैं और अंग्रेजों ने जवाहर सिंह को रतन सिंह के पास रखा, ने जवाहर सिंह को शरण दी। याद रखिएगा इस बात को शरण दिया। या यूं कहें कि संरक्षण दिया, यानी रखा तो अंग्रेजों ने था कि बाद में ले लेंगे, पर दिया नहीं रतन सिंह ने। कितनी गजब बात है कि रतन सिंह जो शक्ति के रूप के हिसाब से कमजोर रहा, परंतु फिर भी एक बात को लेकर के भूरी भूरी प्रशंसा रतन सिंह की विश्वेश्वर नाथ रेऊ इतिहासकार हैं, इन्होंने की है। और वो किस बात में? कि रतन सिंह ने अंग्रेजों के कहने के बाद भी जवाहर सिंह को, अंग्रेजों को नहीं लौटाया। तो आप देखिए कि रतन सिंह, बीकानेर के महाराजा रतन सिंह, रियासत कौन सी दोस्तों? बीकानेर। याद रखिएगा, बीकानेर के महाराजा रतन सिंह ने डुंग जी, जवाहर जी में से किसको शरण दी थी? जवाहर जी को शरण दी थी, और अंग्रेजों के कहने के बाद भी नहीं लौटाया था।
तो ये भी हमारे लिए अच्छा प्रश्न बनता है। चलिए, जवाहर जी के बाद हम अब डोंग जी की तरफ चलते हैं कि कहाँ हैं, उनका क्या हालचाल है। तो दोस्तों, डोंग जी को भी बंदी बना लिया गया। डोंग जी को बंदी बना करके जोधपुर में नज़रबंद रखा गया। जोधपुर में डोंग जी को नज़रबंद रखा गया। डोंग जी को नज़रबंद रखा गया। बस ये जो प्रश्न है ना इस प्रकार के, तो आप याद रख लीजिएगा, तो फिर दिक्कत नहीं आएगी आपके। तो जो पर्सनैलिटीज़ है, व्यक्तित्व है, प्रमुख व्यक्तित्व, इसमें डोंग जी, जवाहर जी, शेखावाटी में तो बहुत मायने रखते हैं। तो आप देखिए कि जोधपुर में डोंग जी को और बीकानेर में जवाहर सिंह को, तो डोंग जी को बंदी बना के रखा गया। उस समय जोधपुर के राजा महाराजा तख्त सिंह थे। तत्कालीन जोधपुर राजा कौन थे? तत्कालीन जो राजा थे कौन थे? तख्त सिंह थे। तो तत्कालीन जोधपुर के राजा कौन थे? तख्त सिंह थे। तख्त सिंह के यहाँ पर दुर्ग के अंदर ही आप देखिए, आपने अगर मेहरानगढ़ का किला देखा है तो मेहरानगढ़ किले का जो दक्षिण पश्चिम कॉर्नर है ना, जहाँ पर माता का मंदिर बना हुआ है, बाकी सारा दुर्ग तो लाल पत्थर से है, जो जोधपुरी जो पत्थर है उसका, परंतु वो सफ़ेद कलर है उसके माता के मंदिर में। तो माता के मंदिर में तो आप देखिए कि चामुंडा माता का मंदिर है, यहीं पर नागणेची माता का मंदिर भी है। तो एकदम दक्षिण पश्चिम कॉर्नर पे माता के मंदिर की तरफ जाते हैं, तब एक गैलरी सी आती है जहाँ पर आप देखिए कि 2008 में बहुत भगदड़ के कारण 250 के आसपास लोग हैं वो मारे गए थे। उसके लिए आयोग भी बैठा था, जसराज चौपड़ आयोग। पर अपनी बात दूसरी, अपनी ये कि दुर्ग के इसी दक्षिण पश्चिम कॉर्नर में ही बने मकानों में डोंग जी को नज़रबंद रखा गया था। जो मेहरानगढ़ का किला है उसके दक्षिण पश्चिम के जो भवन हैं उसी में डोंग जी को बंदी बना के रखा गया था, नज़रबंद करके रखा गया था। बाहर ऊंची ऊंची दीवारें हैं, फिर नीचे कमरे हैं, तो इसलिए, और फिर उन सब दीवारों पर सैनिक खड़े रहते, तो कहीं भागने की कोई गुंजाइश भी नहीं थी। जब डोंग जी का स्वास्थ्य खराब हुआ और लगा कि अब डोंग जी अंतिम श्वास लेने वाले हैं, तो किले के मुख्य द्वार से बाहर इनको निकाल दिया गया था, और बाहर निकाल के वहाँ पर श्याम सिंह जी की छतरी बनी है, तो उस छतरी के अंदर इनको रखा गया था। आप देखिए कि जो किला है, इस किले के मुख्य द्वार की तरफ आप जब देखते हो तो वहाँ पर मुख्य, जैसे ये मुख्य द्वार है, यहाँ से मुख्य द्वार शुरू हो रहा है, तो बाईं साइड ये श्याम सिंह जी की छतरी है। तो श्याम सिंह जी की छतरी में यहीं पर इनको रखा गया और यहीं पर इन्होंने अंतिम श्वास ली। किन्होंने? डोंगर सिंह जी ने या डोंग जी ने। तो किले की, अच्छा, इसमें एक रोचक बात जो आपको ध्यान आएगी, पूछने का भी मन कर रहा होगा कि अंतिम श्वास लेने से पहले यानी मरने से पहले डोंग जी को मेहरानगढ़ किले से बाहर क्यों रखा गया? छतरी के अंदर, किले के अंदर ही क्यों नहीं रखा गया अंतिम श्वास के लिए? तो वो इसलिए कि राज परिवार के सदस्यों के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति का अंतिम यात्रा है जो शरीर की, वो किले के मुख्य द्वार से बाहर नहीं निकलती थी। इस प्रकार की परंपरा थी, इसलिए मृत्यु से पूर्व ही उनको बाहर है वो छतरी के अंदर, श्याम सिंह जी की छतरी में रखा गया था। और बाद में आप देखिए यहीं पर जोधपुर में कागा की पहाड़ियाँ हैं, कागा की पहाड़ियाँ, कागा की पहाड़ियाँ। तो कागा नामक स्थान पर, कागा स्थान पर अंतिम संस्कार किया गया। किनका? डोंगर सिंह जी का। कागा नामक स्थान पर डोंगर सिंह जी का अंतिम संस्कार किया गया। इस प्रकार शेखावाटी के इस वीर व्यक्ति ने, शेखावाटी के इस वीर व्यक्ति ने अंतिम श्वास जोधपुर में ली और जोधपुर के पास कागा नामक स्थान पर इनका अंतिम संस्कार किया गया। तो इस प्रकार आप देखिए कि डोंग जी जो है, वो डोंग जी का अंतिम संस्कार है, ये कागा नामक स्थान पर किया गया। तो इस चित्र में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके ये हैं
कि अंतिम श्वास अगर पूछें कि किस छतरी के अंदर ली, तो श्याम सिंह की छतरी, श्याम सिंह की छतरी। ये मेहरानगढ़ किले के मुख्य द्वार जो सूरजपोल दरवाज़ा है उसके बाईं ओर स्थित है, यानी दरवाजे की तरफ जब हम मुंह करके खड़े होते हैं तो अपने बाईं ओर ये श्याम सिंह जी की छतरी। यहाँ पर अंतिम श्वास ली और कागा नामक पहाड़ियों में, पहाड़ी कागा नामक स्थान पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस प्रकार डोंग जी का संबंध जोधपुर से है और जवार सिंह का संबंध कहाँ, बीकानेर से है। तो इस प्रकार आप देखिए कि शेखावाटी के इन दो सपूतों का दो रियासतों के साथ संबंध है और दो शासकों के साथ संबंध, चाहे वो किसी भी रूप में क्यों न रहा हो, ये दिखाई देता है। तो आप देखिए कि ये डोंग जी और जवार जी, डोंग जी और जवार जी के बारे में जितने ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे वो हमने किए। तो आप देख सकते हैं कि डोंग जी जवार जी। अब आप वापस एक बार 1 मिनट के लिए दोहराव कर लें, उसके बाद आगे की तरफ चलेंगे। तो डोंग जी जवार जी मूल रूप से बठोट पाटोदा के नामक स्थान के शिखर के निवासी थे। डोंग जी शेखावाटी रेजिमेंट में रिसालदार के पद पर थे। 1847 में नसीराबाद सैनिक छावनी को इन दोनों ने मिलकर लूटा। डोंग जी को आगरा के किले में बंदी बना के रखा गया। ये सब अच्छे अच्छे ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं। फिर जवार जी को बीकानेर के राजा रतन सिंह ने संरक्षण दिया। डोंग जी को जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने उन्होंने नज़रबंद करके रखा और फिर आगे की बात मैं आपको बता चुका हूँ। इस प्रकार मित्रों आप देखिए कि शेखावाटी के डोंग जी और जवार जी, यानी झुंझुनू जिला हम कर रहे थे, तो झुंझुनू जिले में डोंग जी और जवार जी ये जो प्रमुख नाम है ये हमारे लिए इसमें है। तो इस प्रकार अब हम बात करेंगे वो नरोत्तम लाल जोशी की हम बात करेंगे। नरोत्तम लाल जोशी, तो दोस्तों नरोत्तम लाल जो जोशी हैं वो आप देखेंगे कि शेखावाटी में, अगर शेखावाटी आंदोलन के दौरान किसी ने उप आंदोलन चलाए, थोड़े थोड़े छोटे छोटे आंदोलन चलाए, तो उसमें नरोत्तम लाल जोशी का एक बड़ा नाम है। तो नरोत्तम लाल जोशी, नरोत्तम लाल जोशी, नरोत्तम लाल जोशी। तो हम झुंझुनू जिले के प्रमुख व्यक्तियों की बात कर रहे थे, तो नरोत्तम लाल जोशी। दोस्तों नरोत्तम लाल जोशी के बारे में तो ये कि जब शेखावाटी किसान आंदोलन चल रहा था, शेखावाटी किसान आंदोलन जब चल रहा था, के समय इन्होंने जकात आंदोलन चलाया। जकात आंदोलन चलाया, जकात आंदोलन चलाया। देखो दोस्तों, जकात कर से संबंधित है। एक तो इस्लाम में होता है जकात, जो अपनी आय का 2.5% मजलूम लोगों के लिए रखते हैं, देते हैं, दान देते हैं। इस जकात का उससे संबंध नहीं है। ये जो जकात है ये टैक्सेस है। जैसे बीकानेर रियासत में जो राज्य से बाहर वस्तुएं ले जाते थे, राज्य से अंदर वस्तु लाते थे, राज्य के अंदर, यानी आयात निर्यात कर होता था, उसको जकात कहते थे बीकानेर रियासत में। तो इस प्रकार इसका संबंध है वो टैक्स से है, कर से है। यानी कर को हटाने के लिए, वस्तुओं पर जो कर है वो कम करने के लिए, हटाने के लिए ये जो आंदोलन चलाया गया, ये जकात आंदोलन चलाया गया। नरोत्तम लाल जोशी आप देखिए कि 1945 में 1945, 46, 47 इन वर्षों में नरोत्तम लाल जोशी ने राष्ट्रीय आंदोलन में खूब अच्छा भाग लिया। और आप देखिए संविधान जो निर्माण हुआ, संविधान समिति के सदस्य भी इनको बनाया गया। नरोत्तम लाल जोशी को, जो संविधान है हमारा, संविधान सभा है, उस संविधान सभा के ये सदस्य बने। और आप देखें कि राजस्थान जो विधानसभा है राजस्थान की जो विधानसभा है
राजस्थान की विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष यही थे। तो ये भी अपने लिए एक अच्छा विधानसभा, राजस्थान की विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे साहब? नरोत्तम लाल जोशी थे। तो आंदोलन के संदर्भ में अपने लिए अच्छा प्रश्न ये है, जकात आंदोलन वाला, और ये संविधान सभा के सदस्य भी रहे। तो संविधान सभा के सदस्य, उससे पहले जकात आंदोलन, और उसके बाद विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष। तो इस प्रकार 3 प्रश्न हैं ये नरोत्तम लाल जोशी के बारे में अपने लिए है। तो नरोत्तम लाल जोशी, तो झुंझुनू ज़िले में हमने जो अभी काम करना शुरू किया है, तो झुंझुनू ज़िले में नरोत्तम लाल जोशी हमने पहला नाम लिया है, नरोत्तम लाल जोशी। उसके बाद हम देखेंगे कि मास्टर प्यारेलाल गुप्ता की हम बात कर लेते हैं। मास्टर प्यारेलाल गुप्ता, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता, प्यारेलाल गुप्ता, बहुत प्यार दिया यहाँ के लोगों ने इनको, इसीलिए तो उत्तर प्रदेश से चलकर ये यहाँ आ गए। यानी ये यहाँ के नहीं थे, ये उत्तर प्रदेश के थे। तो यूपी से चल कर के ये 1921 में आ गए थे, और उसके बाद इन्होंने यहाँ पर काम करना शुरू किया। चिड़ावा को इन्होंने केंद्र माना, चिड़ावा को। मास्टर प्यारेलाल गुप्ता चूँकि नाम से स्पष्ट है अध्यापक थे, तो इनका कार्य क्या था? अध्यापन कार्य था, इनका अध्यापन कार्य था। तो अध्यापन कार्य करते थे, और चिड़ावा को केंद्र माना इन्होंने। केंद्र चिड़ावा, याद रह जाएगा आपको, केंद्र चिड़ावा। गांधीवादी सिद्धांतों के आधार पर इन्होंने आंदोलन चलाया। गांधीवादी सिद्धांतों के आधार पर, यानी ये हिंसा में विश्वास नहीं करते थे। ये कहते थे भाई गांधी जी के सिद्धांतों के आधार पर ही हम अहिंसा को के आधार पर हम सत्याग्रह चला करके अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। तो गांधीवादी सिद्धांतों में विश्वास करते थे। आप कितना करते हैं मुझे पता नहीं, पर गांधीवादी सिद्धांतों के आधार पर जन चेतना का काम किया। जन चेतना का कार्य किया। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? इनका जो उपनाम है, यानी लोगों ने इसे, इनका जो उपनाम दिया है वो है चिड़ावा का गांधी। चिड़ावा के गांधी, जो आरपीएससी में प्रश्न भी पूछा जा चुका है। तो चिड़ावा के गांधी के नाम से किसको माना गया? ये मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को माना गया। मास्टर प्यारेलाल गुप्ता ने चिड़ावा में ही 1922 में चिड़ावा में अध्ययन अध्यापन का केंद्र, देखो जो अध्ययन अध्यापन का केंद्र होगा वो नए नए विचारों का केंद्र भी स्वतः होगा। लोग अध्ययन करेंगे तो देश और समाज की स्थिति से अवगत होंगे, और उनके मन में समाज की पिछड़ती स्थिति, देश की ही जो बुरी स्थिति है उसके प्रति मन में पीड़ा उत्पन्न होगी। और ये सब पीड़ाएं जब लोगों की एक समान पीड़ाएं जब हो जाती हैं, तब आंदोलन का श्री गणेश भी हो जाता है। तो चिड़ाव में श्री कृष्ण पुस्तकालय, श्री कृष्ण पुस्तकालय आज भी है चिड़ाव में। श्री कृष्ण पुस्तकालय, श्री कृष्ण पुस्तकालय की स्थापना की। चिड़ाव में श्री कृष्ण पुस्तकालय की जो स्थापना है ये इन्होंने की। तो आप देखिए कि 2 काम इनके विशेष रूप से है। एक तो ये कि गांधीवादी सिद्धांतों के आधार पर इन्होंने जन चेतना किया, इसलिए इनको चिड़ावा का गांधी कहा गया। एक बात चिड़ावा का गांधी याद रखिएगा। दूसरी बात ये कि इन्होंने अगर कोई संस्था बनाई चिड़ावा के अंदर तो वह है श्री कृष्ण पुस्तकालय। ये इस संस्था का इन्होंने निर्माण किया, और ये संस्था फिर जन जागरण का केंद्र बन गई। लोग आते पुस्तकें पढ़ने के लिए, यहाँ पर जब पुस्तकें पढ़ने के लिए आते तो उनको जो सामग्री दी जाती पढ़ने के लिए, वो ऐसी सामग्री दी जाती जिससे उनमें राष्ट्रवाद की भावना आए, जिससे उनमें देश के लिए कुछ कर गुजरने के लिए
या समाज जो शोषित पीड़ित है उसको कैसे उस शोषण और पीड़ा से मुक्ति दिलाई जा सके, ऐसे कुछ साहित्य वो उनको पढ़ने के लिए दिए जाते। तो इस प्रकार इनका कारवा, वो कहते हैं कि अकेला चला था गालिब की कारवा बनता चला गया, तो इस प्रकार इनका कारवा बना। एक उदाहरण आपको मैं देता हूँ कि मास्टर प्यारेलाल गुप्ता, रामनारायण चौधरी और बाकी इनके साथी और भी, ये जब जन जागरण का काम कर रहे थे तभी खेतड़ी के जो ठाकुर हुआ करते थे अमर सिंह जी, तो खेतड़ी के ठाकुर अमर सिंह जी का चिड़ावा आगमन हुआ था। उस समय तक इन्होंने एक संस्था बना ली थी अमर सिंह जी के नाम से, ताकि कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो, भाई जिससे डर हो उसी के नाम पर संस्था बना लो ना, ताकि उनको यूँ लगे कि चलो अपने लिए काम कर रहे, कोई बात नहीं। तो अमर सेवा समिति की स्थापना की इन्होंने, अमर सेवा समिति की स्थापना की, अमर सेवा समिति की स्थापना की। तो एक तो श्री कृष्ण पुस्तकालय और एक अमर सेवा समिति। अच्छा, हुआ यूँ कि जब वो ठाकुर अमर सिंह चिड़ावा आए तो बेगार के लिए उन्होंने कुछ लोगों को बुलाया। उसमें से एक व्यक्ति ने बेगार देने से मना कर दिया, यानी बिना पैसे के काम करने से उन्होंने इनकार कर दिया। जब इनकार कर दिया तो ठाकुर को बहुत बुरा लगा और कहा कि पता करो कि इसमें ये एनर्जी कहाँ से आई है। तो फिर पता लगा, उस ठाकुर को पता लगा कि कुछ लोगों ने इस प्रकार का संगठन बना रखा है और आपको बेवकूफ़ बना रहे। तो फिर कहा कि जाओ सबको पकड़ के लेके आओ। तो 7 व्यक्तियों को बंदी बनाया, 7 व्यक्तियों को बंदी बनाया, घोड़े के पीछे बांध दिया, रस्सी हाथ बांध करके और घोड़े के बांध दे तो घोड़ा चले और उसके पीछे वो चले। तो चिड़ावा से लेकर के खेतड़ी तक इनको ऐसे ही घोड़े के पीछे बांध के लेके चले गए। घोड़ा अगर भागता तो फिर उनको, वो भाग सकते नहीं थे, वैसे भी थक गए थे, उनकी पिटाई खूब हुई थी, तो वो घसीटते जाते। तो इसमें सबसे अधिक बुरी हालत अगर किसी की हुई, यानी सबसे अधिक कष्ट अगर किसी को दिया गया, तो मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को दिया गया। तो आप देखिए कि अमर सेवा समिति की स्थापना करने वाले कौन थे? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता थे, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। इनको जो बंदी बना के वहाँ पर लेकर गए, उसमें 23 दिन बाद इनको छोड़ा। धर्मकिशोर श्रीवास्तव, हरदेव दर्जी, हुक्माराम खाती, हरिराम मिश्रा, गजानंद पटवारी, गुलाबचंद नेमानी, इन सब लोगों ने मिलकर के इन सब लोगों को बंदी बना के लेके गए और 23 दिन बाद जयपुर सरकार के ऑब्जेक्शन के बाद जाकर के उनको वहाँ से छोड़ा। तब तक उनकी रोज़ पिटाई होती थी। इस प्रकार आप देखिए कि मास्टर प्यारेलाल गुप्ता ने भी गांधीवादी सिद्धांतों पर चलकर जन जागरण का काम किया था। एक और इसमें बात जोड़ते हुए, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता ने खेतड़ी क्षेत्र में एक और आंदोलन हो रहा था जिसमें इन्होंने अपनी भूमिका को सुनिश्चित किया, और वो आंदोलन था, बहुत अजीब सा नाम है और बहुत सरल नाम है, वो है प्याऊ आंदोलन। प्याऊ क्या होती है? प्याऊ होती है पानी पीने के लिए जो स्टॉल लगाया जाता है, जिसमें मटका रखा, राहगीरों को, आने व जाने वालों को पानी पिलाने की व्यवस्था होती है। तो प्याऊ आंदोलन जो चलाया उसमें भी प्यारेलाल गुप्ता ने अपना सहयोग किया। प्याऊ क्या? आप देखिए कि जो रास्ते होते, इन रास्तों के ऊपर जगह जगह प्याऊ बना दी गई। कोई रास्ता इधर मिल रहा है, कोई इधर आ रहा है, कोई यूँ करके, तो इन रास्तों के ऊपर, तो रास्ते पर आदमी चलते तो उसमें प्यास लगती तो वो प्याऊ पर पानी पी लेते। तो जब प्याऊ पर पानी पीते तब उनको पूछते कि भाई कहाँ से आया है, क्या नाम है, खेती बाड़ी कैसी है, तो वो अपना रुदन करता कि भाई मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया, मेरी तो सारी फसल है वो चौपट हो गई, क्योंकि भाई बरसात नहीं हुई, या फिर टैक्स बहुत चला गया, या फिर कर्जा बहुत था तो धान उठा ले गए या फसल उठा ले गए। तो फिर कहते कि क्यों ना हम सब इकट्ठे हो जाएं, इस तरह आंदोलन चल रहा है, आप भी शामिल हो जाओ, या तो इस पार या उस पार, तो वो भी मिल जाता। तो इस प्याऊ के माध्यम से, यानी प्याऊ एक जन जागरण का केंद्र बन गए। लोगों ने कैसे कैसे तरीके अपनाए देखो जन जागरण के लिए। तो ये जो प्याऊ आंदोलन था, इस प्याऊ आंदोलन में भी प्यारेलाल गुप्ता, पैसे प्यारा पैसे प्याऊ याद रह जाएगा आपको, तो प्यारेलाल गुप्ता ने अपना योगदान दिया। और ये प्याऊ आंदोलन
बड़े जगह नहीं चला, ये केवल खेतड़ी और उसके आसपास के कुछ क्षेत्र में चला। इसलिए कई बार क्या होता है कि छोटी छोटी बातें भी ध्यान रखनी चाहिए। नहीं तो आप देखिए कि जैसे मैंने आपको जकात आंदोलन बताया था ना, जकात आंदोलन नरोत्तम लाल जोशी ने 1939 में शेखावाटी में जकात आंदोलन चलाया। तो ये ऐसे प्रश्न हैं जो बहुत कम पूछे जाते हैं, छोटे प्रश्न हैं तो पूछे जा भी सकते हैं। अब जैसे मास्टर प्यारेलाल गुप्ता के बारे में जब ये प्रश्न आया कि चिड़ावा का गांधी किसको कहा जाता है, तो तब जाकर के लोगों ने इसे पढ़ना शुरू किया। मास्टर प्यारेलाल गुप्ता के तो पहले भी किताबों में यही था, कहा जाता है, पर वो कोई चीज़ प्रकाश में आ जाती है एग्ज़ाम में आने के बाद। तो आप थोड़ा याद रखिएगा, अमर सेवा समिति। तो दोस्तों, इस कालांश में हमने नरोत्तम लाल जोशी की बात कर ली, इस कालांश में हमने बात कर ली प्यारेलाल गुप्ता की। तो नेक्स्ट क्लास में हम और ऐसे ही हीरे जवाहरात की बात करेंगे, यानी ऐसे ही रत्नों की बात करेंगे, ऐसे ही व्यक्तित्वों की बात करेंगे। आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।